हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में 2026 बोर्ड का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारों, जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न सामाजिक विज्ञान का, पूरे किताब का। मेरे प्यारों, जो वैसे अगर हम बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करें तो आपकी किताब में कम से कम 300 से अधिक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टोटल 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर 50 प्रश्न ये तैयार कर लेते हो तो यहाँ पे आपके 20 में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर नहीं आते हैं। पूरे किताब के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीटेशन होते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप भी 2026 बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में 95% लाना चाहते हो तो इन 50 प्रश्नों को पहले आप लोगों को बिल्कुल तैयार करना चाहिए। कम समय में मैं सारे के सारे 50 क्वेश्चन को कवर कराने वाला हूं। सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए पेपर तक जाते जाते। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न यह है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है। हर साल यह प्रश्न आता है और इस साल भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम किस देश से हुआ। चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो किस देश से हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो फ्रांस देश से हुआ। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर दूसरे है। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है मेरे प्यारे बच्चों कि फ्रांस की क्रांति हुई, मतलब फ्रांस की क्रांति किस सन में हुआ था। ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आपको आंसर मालूम है तो मुझसे पहले ही कमेंट करके आप बता दीजिए कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, किस सन में हुआ था। तो 1789 ईस्वी में हुआ था। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। मेरे प्यारों, जो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया। चार ऑप्शन आपके पास हैं। यह प्रश्न इतने ज्यादा इंपोर्टेंट है, अगर आप आज की इस वीडियो से 50 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो तो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल दे सकते हो। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे पास, मैं ट्रिक भी बता देता हूं। देखिए चौरी चौरा, ठीक है, तो चौरी चौरा यही चीज बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब लास्ट में दो आएगा, दो आएगा, क्योंकि ये भी वही अंक है, ये भी वही अंक है। तो इस तरह आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ, तो 1922 ईस्वी में। इस तरह आप जितना हो सके ट्रिक बना के अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। देखिए मेरे प्यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पे है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यार बच्चों। ये भी प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल आता है यह प्रश्न। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि करो या मरो का नारा किसका था। करो या मरो का नारा किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनका भी राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल स्टार बना लीजिए। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे मेरे प्यारे, किस सन में लौटे, तो सन 1915 ईस्वी में। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए उसको कह रहा है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है कि 13 अप्रैल 1919
किस घटना से संबंधित है? तो 13 अप्रैल सन 1919 किस घटना से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहे हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न सबको याद होना चाहिए कि 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। देखिए मेरे प्यार, जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ मेरे प्यार बच्चों? सन 1929। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सन 1929। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है कहां पर स्थित है? तो वह है आपका न्यूयॉर्क में। सी वाला ऑप्शन जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है, सी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? अभी हमने क्या देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। अब हम देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस सन में हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो सन 1945 में। दोनों प्रश्न आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ मेरे प्यार, किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो सन 1914 ईस्वी में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 है कि भूमि एक डॉट 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 संसाधन है। मतलब बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा, मतलब भूमि एक कैसा संसाधन है। तो भूमि जो है मेरे प्यार बच्चों एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न के प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो मिट्टी का प्रकार अगर हम बात करें तो सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है। अन्यथा आप जानते हैं कि काली मिट्टी होता है, लेटराइट मिट्टी भी होता है, पीली मिट्टी भी होती है। सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 क्या है? प्रश्न नंबर 16 मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना है कि किस राज्य में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो गुजरात में। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17वां। प्रश्न नंबर 17 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बोला कि पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमनद। क्या हो जाएगा? हिमनद। बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 18 कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। बताना इसमें से कि नवीकरण योग्य संसाधन इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है। तो अगर हम बात करें जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन जो है मेरे प्यारे बच्चों नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 20वें की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 20वां क्या है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। मतलब चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है अधिक उपयोगी होती है। तो अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है मेरे प्यारे बच्चों चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, सीढ़ी बनाकर वहां पे खेती की जाती है मेरे प्यारे बच्चों, वह आप लोगों का उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 22। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां क्या मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन जो है व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो वह है आप लोगों का खनिज संसाधन। खनिज संसाधन जो है वो व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए प्रश्न नंबर 23 क्या है कि निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। बताना कि पुनः चक्रीय संसाधन कौन इन चारों ऑप्शन में से? तो वह है आप लोगों का लोहा। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लोहा जो है पुनः चक्रीय संसाधन है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है। बताना कि संभावित संसाधन इन चारों ऑप्शनों में से कौन है।
तो संभावित संसाधन की अगर हम बात करें तो वह है आपका पवन ऊर्जा। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पवन ऊर्जा। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 कि चिपको आंदोलन संबंधित है, मतलब चिपको आंदोलन किसके लिए चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन की अगर हम बात करें तो वन संरक्षण के लिए, मतलब पेड़ पौधों की रक्षा के लिए यह संसाधन चलाया गया था। लोग पेड़ों को चिपक कर उनकी रक्षा करते थे। तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 26, क्या है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वह किस राज्य में स्थित है? वह है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27, कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मतलब कि विश्व की बात कर रहा है कि विश्व में सबसे ज्यादा जो है बारिश जो है, वर्षा जो है वह कहाँ पे होती है पूरे संसार में? तो वह आप लोगों का मासिनराम में। कहाँ पे मेरे प्यार, मासिनराम। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मतलब मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 28। देखिए मेरे प्यार, जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, क्या है? कह रहा है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यार, अगर आपको आंसर मालूम है तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएं, बहुत इंपोर्टेंट है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वह आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, कह रहा है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है मेरे प्यारों बच्चों? वह इसका राइट आंसर होगा चीनाब नदी पर। किस नदी पर बना हुआ है? चीनाब नदी पे। सारे प्रश्न आपको याद होना चाहिए, इससे बाहर प्रश्न आपके समाज विज्ञान में नहीं पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। इसके बाद अगला प्रश्न है 30वां कि इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी की फसल इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यार? तो बिल्कुल आसान है, तो आप कहोगे चना। चना में भी कौन सा? काला चना। ठीक है, काला चना जो है मेरे प्यारों जो रबी की फसल है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 31 कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? बताना है कि फलीदार फसल इन चारों ऑप्शनों में से कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सबको मालूम है कि दालें, दालें जो है फलीदार फसल के अंतर्गत आती हैं, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? अब यहाँ पे देखिए रबी की फसल, फलीदार फसल, आ गया पर रेशेदार फसल। यहां से प्रश्न आपके बनना अनिवार्य बिल्कुल बनेगा। तो रेशेदार फसल कौन से मेरे पास? जूट, क्योंकि आपको मालूम है जूट में बहुत सारे रेशे होते हैं। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न 33 मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? रोपड़ की फसल इन चारों ऑप्शन में से कौन है? सबको मालूम है गन्ना। गन्ना जो है रोपड़ फसल के अंतर्गत आता है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 34। देखिए अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे, प्रश्न नंबर 34 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न है कि झरिया प्रसिद्ध है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। मैंने कहा ना कि 50 अगर महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं, अगर वो आपको तैयार है तो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव करके आओगे, वादा है मेरा। तो झरिया प्रसिद्ध किसके लिए मेरे प्यारे? तो कोयले के लिए, कोयले के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? मतलब परंपरागत ऊर्जा का स्रोत इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यार? ये प्रश्न पूछा है। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन है? वह है आपका सौर ऊर्जा। कौन? सौर ऊर्जा। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36। देखिए कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में पवन ऊर्जा का जो विशाल केंद्र जो मेरे प्यारों वह कहाँ पर स्थित है? वह मेरे प्यारों तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद है 37 कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मतलब मुंबई हाई प्रसिद्ध किसके लिए मेरे प्यारों? तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों, मतलब पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है मुंबई हाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 38। यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो वह है आपका कोयला। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 39। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यार, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 39 कि एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो एंथ्रेसाइट का संबंध जो है किस खनिज से है मेरे प्यार बच्चों? तो वह आपका कोयला से। किससे है? कोयला से। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 40वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कोरबा प्रसिद्ध है। मतलब कोरबा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला। देखिए को से कोरबा, को से कोयला, इस तरह आप इसका ट्रिक बना सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। क्या है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है?
तो श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? मेरे पास जो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं वह आपका सिनली। भूलिएगा मत, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भूल जाते हैं, बार बार ये प्रश्न एग्जाम में आता है। तो श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? वह है आपका सिनली। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न 42 कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी है? ठीक है, तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें कुल कितने भाषाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों? 22 भाषाएं हैं, 22। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अगला 43वां प्रश्न क्या है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना किस सन में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? सन 1992 में हुआ था। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 44 कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को मालूम भी होगा कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो आप कहोगे 28। कितने हैं? 28 हैं। बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 45। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यार, 45वां प्रश्न क्या है कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी? यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की कितनी संख्या है? तो वह है आपके 8। कितने हैं? 8। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न 46 कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है। कहने का मतलब कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करें तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ यह होता है कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुआ मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सन 1885 में। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 48 कह रहा है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है? मतलब आप कितने वर्ष के रहेंगे भारत में तो आप वोट दे सकते हैं, मत दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 18 वर्ष। अगर आपका एज 18 वर्ष हो गया है तो आप बिल्कुल मत दे सकते हैं। इसके बाद अगला है 49 कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह। तो मेरे प्यार बच्चों देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, इसलिए होती है क्योंकि सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। यह बिल्कुल सही है। इसके बाद व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देता है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन। मतलब ए और बी दोनों सही है, इसलिए सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 50। देखिए लास्ट प्रश्न है 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो किस देश को छोड़कर? वो देश है आपका पाकिस्तान। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। अब इसको किसी कीमत पे आप लोग तैयार कर लीजिए। आप लोगों का 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बिल्कुल आज से ही आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पूरे किताब का मैं 50 ही आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।